ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टॉपिक है कि यार, इसको शुरुआत ऐसे करते हैं कि मान लो कि एक पाइप है हमारे पास, और उस पाइप से पानी हमें निकालना है, पाइप से पानी पास करना है। अब इस पाइप से पानी पास, पी लिया बोलो, इस पाइप से पानी पास करना है। अब ऐसे करते तो गिर जाता ना भाई। तो अब इस पाइप से हमें पानी पास करना है। तो अगर यहां से भी खुला है, तो मैं कहूँ यार चलो पानी हम डालते हैं और यहां से पानी पास करना है, तो कोई भी बच्चा कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी तब जाएगा जब आप पानी का जो फ्लो है वो सर, और जो ये जो अपना बॉटल है, ये दोनों सेम सेम लाइन पे, है ना। भाई ऐसे अब मैं ऐसे रख दूंगा तो पानी जाएगा नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही फ्लो में, एक टाइम पे या एक सेकंड में उतना पास आउट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने टेढ़ा कर दिया। सही है और नो। भाई दिक्कत होगी ना, पानी ऐसे टकराएगा फिर जाएगा आगे, और अमाउंट पे फर्क पड़ेगा कि एक सेकंड में मान लो पहले एक्स अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा था ऐसे रखने में ज्यादा, अब वो एक सेकंड में कम जाएगा अगर मैंने टेढ़ा कर दिया। सही है और नो। ऐसा कुछ है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या समझना है प्लीज समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये है कि आ, आप जानते हो कि आपके सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी। क्या क्रिएट करी? सोर्स चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पे टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है? उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मैं सोर्स चार्ज हूं, मेरे चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही, वो मेरी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि मैंने बोला कि भाई मेरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अगर वो क्लोज है तो वो स्ट्रांग है, इंटेंसिटी उसकी स्ट्रांग है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बात करी। लास्ट क्लास में मैंने कुछ खास कमाल नहीं पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही पढ़ाया, बहुत छोटा सा टॉपिक ही पढ़ाया था। और आज भी मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पढ़ा गया बढ़िया से तो मजा आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये कहने का मतलब है कि एक सोर्स चार्ज बॉडी है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसने क्रिएट करा, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है? अब मान लो कि मैं सोर्स चार्ज हूं, मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सोर्स चार्ज से निकली यहां से, ये सोर्स चार्ज है, बॉडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती। अब दो सरफेसेस है, सरफेस वन और सरफेस टू। तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किससे पास कर गई? सरफेस वन से। सरफेस टू से तो पास नहीं कर, जिससे पास करेगी उसी का फायदा होगा, वो एक्सपीरियंस करेगा ना कुछ। से यस और नो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डिनोट करता है कि अगर किसी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकाल रहे हो, तो वो ये डिनोट करेगा कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या है, तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसने एक्सपीरियंस कर, उसने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरे वाले ने नहीं करी। तो ये सरफेस के रिस्पेक्ट में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस, किसी सरफेस के लिए निकाला जाता है, इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, कि कितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास कर पाएगी। वो डिपेंड करेगा कि वो सरफेस रखा कैसे। अगर ये एक पेपर ले लेते हैं और इस पेपर को देखते हैं, तो यहां से फील्ड लाइंस, अगर ये पेपर ऐसे रखा है और 5 फील्ड लाइन गई, और 5 में से एक ऊपर से जा रही है, तो 4 ही पास करेगी, भले ही आपके सोर्स चार्ज बॉडी ने 5 क्रिएट करी, लेकिन पास कितनी करी? 4। इस पे डिपेंड करा, क्योंकि डायरेक्शन का पंगा। दूसरा ये भी है कि भाई वहां से 5 निकल रही है, लेकिन ये पेज जो है वो ऐसे खड़ा है। अब वहां से 5 निकली बिल्कुल सामने से, लेकिन 5 पास नहीं कर पाई, पास 2 ही करी, क्योंकि पेज ने अपने एंगल को बदला हुआ है। जिस सरफेस के लिए, जिस सरफेस पे आप देखना चाह रहे हो कि ये कितना एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर भी डिपेंड करता है वो किस एंगल पे रखा, वो किस, अगर वो ऐसा रखा है तो 5 की 5 पास कर गई, इसी को थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो 3 ही पास करी, शायद 2 ऊपर से निकल गई। तो डिपेंड करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप किसी सरफेस के लिए निकालते हैं। ओवरऑल कंक्लूजन तो इस पॉइंट का ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड, लिंक विद एनी सरफेस, डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस, कितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास है। अगर ज्यादा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ज्यादा फील्ड लाइंस पास करे। कोड समझ में आना चाहिए, मजा तभी आएगा मुझे। मैंने आपको फोर्स का फील समझाया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को लॉजिकली समझाया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी मैं चाहता हूं आपको कोड समझ में आए, है क्या, फॉर्मूला याद कर लोगे इस क्लास में, वो मैं याद करा दूंगा। मैं साफ बोल रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ज्यादा है
इट मीन ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है, और ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही है तो वो एक्सपीरियंस भी ज्यादा करेगा फोर्स, क्योंकि आप जो भी सोर्स चार्ज बॉडी है जो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अल्टीमेटली वो क्रिएट जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है उसको एक्सपीरियंस करेगा आपकी टेस्ट चार्ज बॉडीज। क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो अगर वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी। एक टॉपिक है बस, एक छोटा सा टॉपिक जो पढ़ा रहा हूं। तो ये किसी सरफेस के लिए आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसके लिए आता है? किसी अगर इट इज डिनोटेड बाय फाई, ये फाई सिंबल, दिस सिंबल इज फाई, ये सिंबल हमारा फाई, ये होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो यहां पे ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर आ रहा है, ये स्मॉल सरफेस के लिए, यहां पे डीएस डिनोट कर रहा है, यहां पे डीएस डिनोट कर रहा है स्मॉल सरफेस, स्मॉल सरफेस या एरिया ऑफ स्मॉल सरफेस, एरिया ऑफ स्मॉल सरफेस। ई डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आप पढ़ के बैठे हो, जो आज मुझे पूछनी थी। आज का पार्ट स्किप हो गया, अब तो अगली क्लास में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पॉइंट। तो ए एरिया ऑफ स्मॉल सरफेस है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इनके बीच में एंगल पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा? एंगल। मैंने बोला ना किस एंगल पे रखा है, आपका सरफेस किस एंगल पे रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहां पे जो डॉट प्रोडक्ट को यूज किया गया है, किसको यूज किया गया? ऑब्वियसली इट हैज अ रीजन कि उसने डॉट प्रोडक्ट यूज किया। अगर एक सेकंड दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने डॉट प्रोडक्ट यूज किया। ठीक है भाई, डॉट प्रोडक्ट खुलता है ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस। और अगर किसी को जेन्युइनली जानना है कि थीटा जो है, थीटा की वैल्यू जीरो पे कॉस मैक्सिमम होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो डी फाई आ जाएगा आपका ईडीएस। क्या हो जाएगा? कॉस जीरो वन। अब थीटा जीरो को समझना है, बहुत सारे फैक्टर यहां पे आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही। पहली बात तो एरिया के ऊपर एक वेक्टर लग गया, एरिया के ऊपर क्या लगा? एक। तो एरिया जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। एरिया कभी सुना ही नहीं था वेक्टर नाम की चीज, एरिया एरिया से ही समझते थे आप, और फिजिक्स में बहुत खास एरिया का यूज किया नहीं 11th में भी। यहां पहली बात ये भी, ये दिख रहा है कि ई तो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तो जान के बैठे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसने जितना पकड़ा हुआ है उसको टॉपिक उतना स्ट्रांग हो जाएगा, अभी न्यूमेरिकल उसका बहुत आसानी से जाएगा। एरिया भी वेक्टर है, एरिया तो एरिया है, अगर स्क्वायर हो तो ले लेना स्क्वायर का एरिया, साइड इंटू साइड। ट्राइंगल हो तो ले लेना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो प्रॉब्लम नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल हो। लेकिन एरिया की डायरेक्शन यहां पे फिक्स की गई है। अब एरिया को इस तरह डायरेक्शन दिया गया है कि थीटा जीरो। अब जैसे कि मान लीजिए ये आपका सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही। अब अगर मैंने सरफेस को ऐसे रखा है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही, ये थोड़ी देर पहले बताया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ कहने का मतलब कुछ ऐसा कोशिश कर रहा है टॉपिक। ओके, एक दो लोगों को समझ आया। इस वजह से एरिया को वेक्टर देते हुए एक डायरेक्शन दी, एरिया को भी एक डायरेक्शन दे दी कि अगर ये आपका एरिया, ये आपका एरिया, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पेन। और एरिया को भी इन्होंने यूनिवर्सल डायरेक्शन दी कि एरिया हमेशा जिस भी सरफेस के लिए निकालोगे, जिस भी सरफेस के लिए निकालोगे, आराम से आराम, एरिया जिस भी सरफेस के लिए आप निकाल रहे हो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एरिया आप जिस भी सरफेस के लिए निकाल रहे हो वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा, सरफेस के। क्योंकि जब वो सरफेस के, क्योंकि इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आ रही है, तो इन्होंने एरिया वेक्टर को यूनिवर्सल डायरेक्शन दे दी कि इसमें मैक्सिमम है, तो एरिया वेक्टर को हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन दो, सरफेस क्या डायरेक्शन दो? हमेशा नॉर्मल देना। नॉर्मल ऐसा भी हो सकता है, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 तो ऐसा भी हो सकता है, 90 ऐसा भी हो सकता है, उस पर बाद में बात करते हैं। अभी आप सेम ले रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपने ये रखी क्योंकि वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगी, क्योंकि उस केस में आपका दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, थीटा जीरो हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा? और थीटा जीरो आप पहले ही सोच के बैठे हो कि जब थीटा जीरो होता है तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। तो तो कहने का मतलब यह है कि ये दो तीन बातों को एक साथ रख के बताने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा
जीरो होगा। थीटा जीरो होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को, when they are in same direction theta is zero, when two quantities are in same direction, when two quantities are in same direction तो थीटा क्या होता है बेटू, जीरो होता है यार। तो उसने कहा कि यार ई और डीएस, ई तो तुम्हें पता है, चलो ई तो हम बता रहे, ई आपको क्वेश्चन में बताएगा, ये ई है। कह रहा ई दूंगा मैं आपको। कह रहा एरिया आपको सोचना है, कह रहा एरिया भी बता देता हूं पहले एरिया, क्योंकि लॉजिकली समझ में आ रहा है कि एरिया वेक्टर को जब ऐसे रख रहे हैं तो इस केस में आपका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम हो रहा है, इस वजह से एरिया वेक्टर को हमेशा क्या रख रहे हैं, सरफेस के नॉर्मल। हमेशा एरिया वेक्टर को आपको सरफेस के नॉर्मल रखना पड़ेगा। तो यहां पे दिस इज एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉल सरफेस, और इसकी डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा क्या होगी, नॉर्मल हो, हमेशा, क्योंकि आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। डीएस यहां पे स्मॉल एरिया डिनोट कर रहा है, डीएस आपका यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल एरिया डिनोट कर रहा है। डीएस आपका स्मॉल एरिया डिनोट कर रहा है। अब आपको स्मॉल फ्लक्स से, क्योंकि आपको टोटल एरिया निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, मैं इसको एक सेकंड के लिए अभी रब कर रहा हूं, फिर आपको कुछ लिखना हो लिख लेंगे, अभी मैं दोबारा लिख लेंगे। तो यहां पे कहता है ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस इज द एरिया वेक्टर, बोल रहा है डीएस इज द एरिया वेक्टर विच ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, वो बता रहा है आपको नोट्स में कि वो हमेशा परपेंडिकुलर हो। ठीक है। वो कह रहा है जब टोटल फ्लक्स निकालना होगा, क्या निकालना होगा, तो आप इंटीग्रेट कर दोगे बोथ साइड। तो डी फाई का जब इंटीग्रेशन आप करोगे, यहां पे मैं दोबारा आपके लिए लिख लेता हूं, सब कुछ आ ही जाएगा भी यहां पे। तो ये कह रहा है अगर आप डी फाई का इंटीग्रेशन यहां पे ऐसे करते हो, ई डी एस, इसको आप डॉट बना लो वापस, और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाइव। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। डीएक्स का इंटीग्रेशन याद आया सबको, एक्स होता है, 10th 11th में पढ़ा। तो कह रहा है कि अगर आपको टोटल एरिया चाहिए और टोटल फ्लक्स चाहिए तो आपको हमेशा इंटीग्रेट करना होगा। तो जो फॉर्मूला यूज करना है न्यूमेरिकल में वो ये है, दिस वन। एक बार फिर लिखने से पहले आप शुरू में देखें नोट्स पे क्या लिखा है, नोट्स को रीड करते हैं ना पहले, फिर आपको एड ऑन क्या करना है आप कर लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद एनी सर्फेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट सर्फेस। वो कह रहे हैं यार कितनी फील्ड लाइन सरफेस से पास करेगी, ज्यादा फील्ड लाइन पास करेगी तो ज्यादा फ्लक्स है। इसका क्लियर है टॉपिक, लेकिन इसका फील ये है कि अगर ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगी, ज्यादा फ्लक्स है, इट मींस वो ज्यादा एक्सपीरियंस करने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इट मींस वो फोर्स भी ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, आप कह सकते। उसके बाद उसने कहा डी फाई ई वेक्टर डॉट डीएस, यहां पे थोड़ा दिमाग घुमा कि एरिया वेक्टर बन गया। एरिया आपने वेक्टर नहीं सुना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, ये तो आप लास्ट क्लास में सुन के आए, आपको समझ में आया। आपने कहा वहां पे वो बोलता है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस इज द एरिया वेक्टर विच ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। फिर वो इंटीग्रेट करता है, क्या करता है, वो भी आ जाएगा ऊपर, जब हम टैप करेंगे तो आएगा फाइव इक्वल टू इंटीग्रेट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देती है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम, बहुत याद कराया 11th में मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट, ये मैं मल्टीपल बोला हुआ है तो शायद कुछ लोग को आ जाए। इसके बाद इसकी लास्ट यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आराम से आपको जो भी लिखना है, आपको जो भी लिखना है आप इसको लिख लीजिए, आपको जो भी इसमें ऐसा लग रहा है लिखने वाली बात जो आपको समझ आए, इसी के ऊपर हमें दो न्यूमेरिकल करने हैं बस। अगर ये समझ में आया तो न्यूमेरिकल भी ले जाओगे।
जोशुआ के बगल में बैठा। पानी और किसी को पीना है? पी लो, एक ही बार में खत्म कर दो। डन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होने का मतलब यह है कि उस सरफेस से फील्ड लाइन ज्यादा पास करेगी, ज्यादा फील्ड लाइंस पास करेगी तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। और ये डिपेंड करता है कि वो सरफेस कैसा रखा है, किस एंगल पे रखा है। तो एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, जब भी वहां डॉट प्रोडक्ट आ रहा है किस एंगल पे रखा है। अगर वो कुछ इंक्लाइन एंगल पे रखा है तो नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? एक कमाल की बात, आप ये कहते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब है, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम जब होगा जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के, अभी ये बात पहले समझो, देखो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिकली जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। अब दो बातें एक साथ चली, आधे लोग नहीं ले गए। आपसे कोई बोले इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, एक एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ये आंसर दे सकता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस नॉर्मल हो। करेक्ट। एक एक पॉइंट ये, एक बच्चा, एक दूसरा बच्चा ये आंसर देगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो। क्योंकि जब सरफेस नॉर्मल में होगा तो एरिया वेक्टर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, पैरेलल। दैट इज द आंसर। तो आप दो तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैक्सिमम बोलने वाले यहां पे लोग दो तरीके से हो सकते हैं। वो कहेंगे यार सर ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम दोनों केसेस में हो जाएगा। एक सेकंड। थैंक यू। ऊपर 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 ऊपर।
बड़े। अब न्यूमेरिकल में आ रहे हैं। आई एग्जाम्पल 1.11। अब आराम से देख ले इस क्वेश्चन को, सीखेंगे तो दो तीन क्वेश्चन के बराबर है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमें दी है वो ई एक्स है अल्फा एक्स की पावर 1/2, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड डायरेक्शन में 0 है लिखा हुआ है। अल्फा एक कांस्टेंट है, और ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर हाफ। ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिसकी यूनिट्स होती है। अब कह रहा है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस क्यूब से आपको फ्लक्स निकालना। अब समझने वाली बात यह है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कलर दे दिया, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स डायरेक्शन में। क्योंकि फ्लक्स सरफेस के लिए निकलता है, किसके लिए निकलता है? क्यूब के कितने फेसेस हैं? 6। तो 6 सरफेसेस के लिए फ्लक्स निकलेगा। हर एक फेस का अलग निकलेगा, कैसे निकलेगा वही एक मिस्ट्री है। अगर आ जाएगा तो बात बन जाएगी। अब आप एरिया वेक्टर पे जाए, तो अगर आप एरिया वेक्टर जाते तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होगा? नॉर्मल। तो ये सरफेस के क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, वेक्टर बस सिंबल यहां पे लगा रहा हूं, यहां पे भी सरफेस के क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ये राइट फेस है, ये लेफ्ट फेस है, तो लेफ्ट ले लीजिए। तो दो फेस कवर हो गए। अब सरफेस के यहां पे भी होगा नॉर्मल, और यहां पे भी सरफेस के क्या होगा? नॉर्मल। एग्री कर रहे हैं? 4 फेसेस कवर हो गए। कोई ऐसा कहेगा कि हाँ, सरफेस के नॉर्मल आप अंदर की तरफ क्यों नहीं ले रहे? नॉर्मल अंदर हो सकता है, लेकिन यहां पे भी एक नोट आएगा जो मुझे थोड़ी देर पहले बोलना चाहिए था। अगर अगर आपका पूरा क्यूब, सिंस क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, क्यूब एक क्लोज सरफेस है। अब लिखना मत आप, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, इससे कंसेप्ट मिलेंगे आपको क्वेश्चन। सिंस क्यूब इज अ क्लोज सरफेस, तो क्यूब अगर क्लोज सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मली आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ हो। वो किसकी तरफ होगा? बाहर की तरफ हो। क्लोज सरफेस के लिए बाहर ले लो। अब आप देखो, जो ऊपर वाला टॉप फेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर ये रहा, थीटा क्या हो गया? 90। अब क्वेश्चन में एक लौता फॉर्मूला लगना है जो अभी भी पढ़ा है और करेक्ट भी कर रहे होंगे कुछ बच्चे, ई डी एस कॉस थीटा से, यस और नो। तो यार ऊपर वाले फेस में तो थीटा 90 हो जाएगा, कॉस 90 जीरो, कॉस 90, तो ऊपर वाले के लिए फ्लक्स जीरो हो गया। नीचे वाले के लिए भी फ्लक्स जीरो, क्योंकि नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, जो रेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी कलर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर इसका ऊपर है थीटा 90, इसका भी थीटा 90, ये भी गया। अब आप आ जाओ फ्रंट फेस पे। अब ये बाहर वाला फेस है, ये फ्रंट फेस है, ये बाहर का फेस है। मान इलेक्ट्रिक फील्ड तो सदा ऐसी ही जा रही है। एरिया वेक्टर तंदु, एरिया वेक्टर इसका भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा तो इसका भी थीटा क्या हो जाएगा? तो जो फ्रंट फेस है, जिसका मैं एरिया वेक्टर बना नहीं सकता क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ये है, मैं इसको बना नहीं सकता क्योंकि इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये ब्लैक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्लियर है, यही है। लेकिन इसके लिए भी थीटा क्या होगा आपका? 90 होगा। तो बाहर वाला फेस भी, जो फ्रंट फेस बोलोगे आप, फ्रंट फेस भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कंट्रीब्यूट करेगा? जीरो। मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आप लोग समझाएंगे ये लोग कि क्यों जीरो। जो बैक फेस है आपका, फ्रंट के बाद बिल्कुल फ्रंट से बैक लग रहा है, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? जीरो। सेम लॉजिक, क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और उसका एरिया वेक्टर उधर की तरफ बाहर निकल रहा होगा, बाहर ऐसे, बाहर ऐसे बोर्ड के अंदर से, तो वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा।
यानी कि फ्लक्स कंट्रीब्यूट करने वाले दो ही फेस है, राइट और लेफ्ट, दैट इज द हेड। यानी कि देखने के लिए छह दिख रहे, कंट्रीब्यूट तो दो ही कर रहे। और आपको बस क्वेश्चन थोड़ा, पहला है एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बहुत तगड़े हैं यार। वो शुरू में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर वो मल्टीपल चीजें देते हैं। तो आप जब समझने लगते हो तो आपको दो तीन क्वेश्चन समझ में आते। तो आप यहां पे बहुत क्लियरली लिखोगे कि यार, आउट ऑफ सिक्स फेसेस, फोर फेसेस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फोर तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करने वाले। क्यों? बिकॉज उन फोर फेसेस में एंगल बिटवीन ई एंड डीएस क्या होगा? 90 होगा। तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि फाइव इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 90। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो, खलास। तो ये चार तो नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि कंट्रीब्यूट करने वाले फेस है राइट और लेफ्ट, उसके लिए हम करेंगे। अभी जो जो समझ में आए लिख लो भाई। मैंने बहुत बातें बोल दी हैं, अब आपको लिखना चाहिए। तेज बोली। कहां पे? यहां अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2 ई एक्स। ये ए की ए की वैल्यू दी है 0.1 मीटर। ये ए है, क्वेश्चन अगर लिख रहा है तो ए है। और ये एग्जाम्पल 1.1 है, ठीक है। गुड। इसमें फिगर बनाना, फ्रंट फेस, टॉप, फ्रंट बैक, टॉप और बॉटम फेस को अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है इन योर वर्ड्स। लो 2-4 मिनट, ये क्वेश्चन अपने आप में है बढ़िया क्वेश्चन। तेज बोल। Since cube is a closed surface, therefore direction of area vector is always normally outward. वैसे तो एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होता है, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हमेशा नॉर्मली क्या होता है? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। क्योंकि तेरा सवाल आ सकता था कि यहां पे नॉर्मल ऐसा ले रहे हो तो ऐसा भी ले सकते हो ना। आप नॉर्मल ऐसा ले रहे हो, ऐसा भी ले सकते हो, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए हमेशा तू क्या लेगा? नॉर्मली आउटवर्ड। दैट इज क्लियर रखा गया। आइडल रेफरेंस फॉर एवरीवन कि सब ये रखेंगे। मेन चीज है, जब वो फिगर बना के एरिया वेक्टर दिखा रहे हो तो वो आपको समझ में आने चाहिए। चार एरिया वेक्टर दिखाए, टॉप का, बॉटम का,
राइट का लेफ्ट का, फ्रंट और बैक का दिखा नहीं सकते हो आप, क्योंकि फ्रंट बैक का हवा में बन रहा है। हाँ, ऐसे बना ले, उसको बस समझ लियो बाद में ना। हाँ, नेट हमेशा सिस्टम का नेट, अभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला ही नहीं हमने। अभी तो हम सिर्फ चार कंट्रीब्यूट नहीं किया वो पता करा, अभी तो राइट लेफ्ट का निकालना पड़ेगा फिर नेट आएगा। अभी राइट लेफ्ट का तो निकाला ही नहीं, अभी वेट करोगे उसके लिए। नहीं, ई वेक्टर तो वैसा ही है जैसा है, सिर्फ एरिया वेक्टर बाहर आएगा। ई नहीं बदलेगा, ई तो यूनिवर्सल एक ही है जो क्वेश्चन ने मेंशन किया। सही है। अब लिख लो बड़े आगे। हम्म। हाँ जी, बोलो। अल्फा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 800 दी है और उसकी यूनिट है। अल्फा कोई और कोई वैल्यू सिग्निफाई नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2 दिस अल्फा इज दिस। अब क्वेश्चन में आने दीजिए यहाँ पे। अब आप राइट फेस को देखिए, ये राइट फेस है। अब राइट फेस के लिए हमें फाई निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ई वेक्टर डॉट डी एस आर वेक्टर, सारे इधर देखेंगे भाई, अब लिखना मत। अब राइट राइट फेस के लिए यहां पे ई आर भी लिख देते हैं, डी एस आर कॉस जीरो, क्योंकि राइट फेस के लिए ई और डी एस आर की डायरेक्शन क्या है, सेम, कॉस जीरो वन। फिगर आराम से देख लो। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां पे वेरिएबल है। ये भी एक मिस्ट्री है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एक्स पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है? एक्स। क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल, इसलिए बहुत कुछ है इसके अंदर। ये इजी कर सकता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन को ई दे देता 10 है। वहां पे भी इसने आपको हमें थोड़ा सा करा, तो इसने एक्स है, अल्फा दिया है। अब एक्स क्या है? दूरी है। यहां से यहां तक की दूरी है ए, और यहां से यहां ये फेस के एंड तक की दूरी ए है, और ये वाली दूरी भी ए है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है आपका, ये होगा 2a, 0। क्या होगा? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी भी ए है, और यहां से यहां तक की दूरी भी ए है। ठीक है। अब राइट फेस के लिए एक्स जो होगा वो 2a होगा। एक्स क्या होगा? राइट फेस के लिए एक्स 2a होगा, क्योंकि राइट फेस का दूरी ओरिजिन से कितना है? 2a। कितना दूरी है? ये है, देखिए राइट फेस, ये राइट फेस, ये राइट फेस, ये a प्लस a 2। दिख रहा है? फिगर अच्छे से दिख रहा है? देख लो प्लीज। फिगर बड़ा है, एनसीईआरटी का है, अगर इसी को सच में बोल रहा हूं हाथ से बना रहा हो तो उतना अच्छा नहीं बनता।
जो आप उस ब्लैक बोर्ड में एक इशू है, इस ब्लैक बोर्ड में ये इशू बिल्कुल नहीं, कि आप फिगर बना रहे हो, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप दिखा सकते हो अच्छे से। अगर यही सामग्री को मैं बना रहा होता, मेहनत तब भी कर रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्किप हो सकता है, यहाँ स्किप होने की पॉसिबिलिटी नहीं, सच में। तो ई आर ही आ गई। अल्फा की वैल्यू आपके पास है 800, 800 2a की पावर 1/2, ठीक है। अब फाइव आर, अब फाइव आर की वैल्यू डालेंगे। ई आर 800 2a की पावर 1/2, और डी एस आर यहां पे वैल्यू डाल ली सारी। 800 बाहर हो जाएगा, 2a की पावर 1/2 बाहर हो जाएगा। राइट फेस, राइट फेस एक स्क्वायर है, क्यूब का एक फेस स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 800 इंटू 2a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, इंटू ए स्क्वायर। दिस इज राइट फेस का फ्लक्स। ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी, आप ही ने बोला, याद दिलाया, ए की वैल्यू 0.1 बाद में डालेंगे, पहले लेफ्ट फेस निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो लेफ्ट का, राइट का निकाल दिया, ऐसे ही लेफ्ट का निकालना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा, पहले इतना लिखिए। ये राइट के लिए पूरा गया। नहीं, अभी इसी को तो सोचना है, सेम नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन सेम नहीं होगा। तो मैं से फोन कौन यूज करता है? हमारी ऐप आएगी उसके फोन में, गूगल की तरफ से। तो कोई ईमेल आईडी देगा अपनी? फोन रहता है आपके पास? मतलब क्योंकि हम कुछ पूछेंगे तो आप एक्टिव रहोगे ना, तो हम आप तभी हम हेल्प कर पाओगे। साफ साफ लिखियो नंबर। श्रुति ने कल दे दिया था ना? हाँ, श्रुति ने दे दिया था, ओके। देवी को दो, लिखो। कल नहीं दिया था तुम्हें? चरानी है। लिख लिया? अगली क्लास में ब्लैक बोर्ड में नहीं गया ना क्वेश्चन? लेफ्ट का निकाल लो, चलो मान जाऊंगा, चॉकलेट है मेरी तरफ से, लेफ्ट फेस का क्या हो? सेम लॉजिक है लेफ्ट फेस के लिए, निकाल के कॉपी पास कर देना। निकाल के आप कॉपी पास कर देना। कौन है? लेफ्ट फेस का निकाल लिया? -1, -1, -1। cos 180 इज मैं निकालू अब? दो कॉपी दो, लेफ्ट फेस का निकाल लो, लेफ्ट फेस का निकाल लिया मतलब आ गया समझ कॉन्सेप्ट। -1, -1, कॉपी।
कर ले, बैठा है आराम कर रहा है, हट। ये क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लेते आप। लेफ्ट, अगर राइट फेस समझ में आया तो लेफ्ट तो हो जाएगा, अगर जेन्युइनली राइट फेस समझ में। आधा छोड़ दो अभी तो, मेन चीज कंसेप्ट देखना है अभी। फिर चलिए, आइए देखिए। आइए देखिए प्लीज प्लीज। अब बात आ रही है लेफ्ट फेस की। अगर आप लेफ्ट फेस की बात करते हैं तो ई एल डी एस एल कॉस 180 हो जाएगा पहली बात। अब ई एक्स है अल्फा एक्स की पावर 1/2। लेफ्ट फेस की जो दूरी है ओरिजिन से वो ए है, क्या है ये देखना था बस। तो ये सेम नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट फेस और राइट फेस की दूरी, दोनों की दूरी क्या है अलग, उसकी टू वे दूरी थी। अब आपने लेफ्ट फेस पे वैल्यू डाली, ई एल हुआ अल्फा ए की पावर 1/2, डीएसएल, डीएसएल तो ए स्क्वायर ही हो जाएगा वैसे, कॉस 180 -1। अब माइनस अल्फा ए की पावर 1/2, लेफ्ट फेस भी एक स्क्वायर है, तो माइनस अल्फा ए की पावर 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस अल्फा ए की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 5/2, 5/2 है, 3/2 है, 5/2। तो यहां पे ये आ गया। अब राइट फेस जो था, मैं लिख रहा हूं यहां पे, राइट फेस बताना क्या। राइट फेस है आपका 800 इंटू 2a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, और ये लेफ्ट फेस है, फ्लक्स है। अब नेट फ्लक्स आपको निकालना है, तो लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट है आपका माइनस अल्फा ए की पावर 5/2, ये भी अल्फा ही लिख देता हूं मैं, ये अल्फा ही है। तो अल्फा 2a की होल पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। मैं इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करूंगा, कैलकुलेट बाद में। ए की पावर 5/2, ये 2 की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, ये भी 5/2। तो अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा -1 प्लस √2, -1 प्लस, ये -1 और √2 उधर से बच जाएगा। √2 होता है आपका 1.414, तो आंसर आएगा 0.414 इंटू एल्फा इंटू ए की पावर 5/2। एल्फा है आपका 800, ए है आपका 0.1 की पावर 5/2। यहां पे आपको आंसर छोड़ना। अगर आपने यहां तक भी नहीं किया, अगर मुझे आपने लेफ्ट फेस दिखाया ये तो भी सही है, इतना दिखा रहे हो आप। अब पेज पलटना है, यहीं से करना है आप, यहां से कैलकुलेशन समझाने ये। देखो हाँ, इससे नीचे वाला समझा, तो 2 की पावर 1/2, पावर 1/2 दोनों के साथ शेयर हो गई। अल्टीमेटली ये जो है अल्फा, ये जो ए की पावर 1/2, ये मिला के तो यही है ए की पावर 5/2। तो अल्फा ए की पावर 5/2 टोटल पे कॉमन आ गया, इधर बचा -1, इधर बचा √2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.14। ये लेफ्ट फेस में ए लिखना था, 2a लिख दिया, गलत है। लेते रहो कॉपी भाई, जिसकी अपनी कॉपी नहीं इस्तेमाल। नहीं, वो भी नहीं पहचान रही भाई। ये सही लग रहा है यार, ये कौन है, आपने सही लिखा ना, गुड। गलत, 2a लिख दिया। कॉस 180 लिया था, वो सही लिया। तेरा सही है ना, अक्षत, सही है ना। गलत हो गया, इसने 2a ले लिया। ये सही है, गुड।
ये भी सही है यार। कौन? गुड गुड गुड। इसमें 2a की होल पावर 1/2 लिखो, पीछे दीजिए। थैंक यू। गलत। अब हट ना, कॉस 180 दिया नहीं है। बहुत सारी गलतियां हैं। तो बचा क्या फिर? गलत हो गया पूरा। फ्लक्स पूरा पूरा ही गलत। ये क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? ई की तो जरूरत नहीं, ई तो पॉइंट चार्ज के लिए लगता है ना। नीचे ई क्यों निकाल रहा है? अच्छा। और एक्स की लेफ्ट फेस क्या है? लेफ्ट फेस पहले निकाला है। अच्छा, ये सही है। अच्छा, 5/2 को 3/2 लिखते हैं, वेरी गुड। हाँ भाई, क्या विचार है? सही है। देख लेता हूँ फिर मैं। जल्दी कर दिया यार। ए, अच्छा, वहां 2a डाला, वहां पे ए कहाँ पे डाला? ए 8 क्यों लिख दिया? जब भी तो दे रहा हूँ। लिखिए लिखिए लिखिए। अर्नब। अर्नब को देना। अब चार्ज विद इन द क्यूब एक और है, उसका टॉपिक मैंने पढ़ा है नहीं आज, मैंने फ्लक्स पढ़ा है, इसलिए फ्लक्स वो नहीं निकाल सकते आप, उसके लिए गॉस लॉ पढ़ना पड़ेगा। वो अलग टॉपिक। अभी आज मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। अब दूसरा न्यूमेरिकल आपका होमवर्क है ये वाला। ये बड़ा है देखने में, लेकिन बहुत आसान है, उससे आसान है। पहले ही कर लो। हम्म। कहाँ सही था? अबे सारा सारा। कल तक जाओ, जो पढ़ा है सारा। एक्चुअली पूरा चैप्टर ही आ रहा है, एक दो क्वेश्चन नहीं तो नहीं कराए, अब तो सारे करा दे। दो, 2-3 क्वेश्चन नहीं कराए बस। मिसलेनियस भी कर ली, 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले। वो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिस्कस करना था। वो एक्स एक्स की वैल्यू, वो मैं बाद में वो करा दूंगा, वो नहीं दिया है। 100%। होमवर्क लिखिए सारे। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। और इसकी फिगर अगर समझ ना आ रही हो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में।
हम्म।